कुछ समय पहले तक देश में अधिकतर हिंदुओं को, कई मुसलमानों को और ज्यादा कम के अनुपात में सभी धर्मों के लोगों को वक्फ नहीं पता था। कुछ ने तो सुना भी नहीं था, पर अब लगभग हर जुबान पर है। किसी ने कुछ जाना, किसी ने कुछ। लोकसभा में वक्फ का बिल पेश होने के बाद अब सब काफी कुछ जान चुके हैं। चर्चा चल रही है किसी भी वक्त बहस पर जवाब आएगा और फिर वक्फ की परीक्षा का। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चर्चा की तस्वीरें जो लोकसभा में आ रही है वो हम देखते रहेंगे, पर साथ ही कुछ प्रश्नों को भी एड्रेस करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। जयपाल सिंह मांडोता बीजेपी प्रवक्ता हैं, प्रियदर्शी भटनागर जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, एकलव्य सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं और जैगम मुर्तजा विषय विशेषज्ञ हैं। आप सभी का स्वागत है। अब जैसे जैसे लोकसभा में जो होगा उसके हिसाब से डिबेट आगे देखी जाएगी। चूंकि मतदान अभी नहीं हुआ है तो बहुत से फैक्टर्स हैं जिन्हें अभी तो हम डिबेट में शामिल नहीं कर सकते। और डिबेट की शुरुआत में ये भी कह दूं कि मेरे शर्ट को लेकर कोई अंदाजा प्लीज मत लगाइएगा, शर्ट के कलर को लेकर। प्रियदर्शी जी, खासकर आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे शर्ट के कलर को लेकर कोई अंदाजा मत लगाइएगा। मैं तस्वीरें लाइव चल रही हैं और इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया बोल रहे हैं, लेकिन ठीक है, उन्हें हम कोशिश करेंगे बीच में सुनने की। उससे पहले एक बात है जो एड्रेस करना चाहते हैं। एकलव्य, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। मुझे बहुत अच्छे से याद है वो पीरियड जिस दिन ये बिल जेपीसी में भेजा गया था। उस दिन बोली गई बातें, बीच में बोली गई बातें और आज बोली जा रही बातों से बिल को लेकर क्या अंदाजा लग रहा है? आज बिल उस स्टेज पे नजर आ रहा है जिस दिन पहले स्टेज पे नजर आया था? नहीं स्वप्निल जी, देखिए मैं समझता हूं कि इसमें जो सरकार की जो एक तरह से जैसे कहते हैं कि मंशा थी इस बिल के ऑब्जेक्टिव्स को लेके, उसमें हम कह सकते हैं कि सरकार की मंशा अगर एक छलांग लगाने की थी तो वो कुछ कदम ही आगे बढ़ पाए हैं। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ, क्योंकि देखिए स्वप्निल जी, सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है कि जो एक बात इसमें आई सामने कि जो ये बिल जो है ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, प्रोस्पेक्टिव है। तो एक बात तो ये है कि भाई जो पहले यूजर से जो वक्फ कर दी गई चीजें, सही गलत कैसे भी, उनका स्टेटस को मेंटेन रहेगा। तो उनका अब क्या होगा, या उन पे कोई डिस्प्यूट किया भी जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये बिल इस इशू को तो एड्रेस नहीं करता। ठीक है, नहीं 2 सेकंड, जो संशोधन कह रहा है वो ये कह रहा है कि वक्फ बाय यूजर संपत्तियां वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के लागू होने से पहले पंजीकृत हो चुकी हैं। वक्फ संपत्तियां बनी रहेंगी जब तक कि संपत्ति विवादित ना हो या सरकारी संपत्ति ना हो। हाँ, तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि सरकार ने अपनी लैंड्स को तो सिक्योर कर लिया, लेकिन इंडिविजुअल नहीं। बिल्कुल, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं ना। मैं आपको अपनी लैंड्स को, बच गया, जो कि करना भी चाहिए, क्योंकि सरकारी जमीन एक तरह से मतलब देश की संपत्ति है और हर नागरिक की संपत्ति है। तो सरकार ने अपनी संपत्तियों को तो सिक्योर कर लिया, संभल चौकी बच गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। परंतु जो इंडिविजुअल नॉन मुस्लिम्स की जो थी वो कैसे एड्रेस करी जाएंगी वो इस बिल से नहीं दिखाई दे रहा। दूसरी बात देखिए, जो इसमें अच्छी बात है वो आई थिंक जो इसकी जो सबसे मेन जो ड्रैकोनियन फीचर था ओरिजिनल वक्फ एक्ट का, उसको एड्रेस किया गया है। वो बहुत अच्छा हुआ है कि और वो एक बहुत बड़ा कंसर्न था कि भाई किसी ने किसी भी लैंड को वक्फ कर दिया और वो एक तरह से फिर उसको डिस्प्यूट को वक्फ ट्रिब्यूनल ही सेटल करता था, तो उसको हटा दिया गया है। ये एक तरह से अच्छा है। अब मुझे लगता है कि ये एक मिसकंसेप्शन नहीं है, ये इसलिए मैं ऐसे कह रहा हूं क्योंकि हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में वक्फ के मामले हैं तो सही, अभी भी हैं और बड़ी संख्या में हैं। वो ऑब्वियसली जो ट्रिब्यूनल ने किया या ट्रिब्यूनल से जो भी फैसला आया उसी के खिलाफ तो गए होंगे ना। एग्जैक्टली, लेकिन तो बात तो यही है ना स्वप्निल जी कि पहले क्या था कि आपका जब तक डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल में सेटल नहीं हो जाता तब तक आप कोर्ट्स को अप्रोच नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो अब अगर इस तरह का होता है तो आप डायरेक्ट कोर्ट्स को अप्रोच तो कर सकते हो, जैसे कि एक इंडिविजुअल। पर अगर कोर्ट ने कह दिया पहले ट्रिब्यूनल ही जाओ तो नहीं, अगर कोर्ट ने कह दिया तो वो तो कोर्ट का डिसीजन है ना। ठीक है। दूसरी बात ये है, तो अब एटलीस्ट कोर्ट को अप्रोच तो कर सकता है ना। देखिए अब स्वप्निल जी एक चीज डायरेक्ट अप्रोच कर सकता है। समझता हूं मैं इसको मतलब सरकार की कमजोरी या मजबूती के हिसाब से नहीं देख रहा। मैं आपको बताऊं, मतलब जो मुझे लगता है कि देखिए परिस्थितियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और उसमें भी पर्टिकुलरली राजनीतिक परिस्थितियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा आज 300 वाली भाजपा नहीं है, 240 वाली है। तो भाजपा को कन्फ्रंटेशन में नहीं चलना है, उसको रिकंसिलिएशन में चलना है।
और जो उसके जो दो सहयोगी दल हैं, विक्ट्री है, मोरल विक्ट्री नहीं होगी। बिल थोड़ा सा माइल्ड हुआ है आपके हिसाब से? बिल थोड़ा सा माइल्ड किया गया। हम जहां खड़े थे उससे डेफिनेटली आगे बढ़े हैं, और इस चीज के लिए मैं तो मतलब इस, लेकिन इस जिस बिल का मंशा के स्वागत साथ ही चले करता थे, हूं। जिस लेकिन मंशा वो से चले थे, स्वागत कंडीशनल इसलिए है क्योंकि जो मंशा और जो एक्सपेक्टेशन थी उसमें मैं तो कहूंगा हमारे मतलब एक तरह से हमारी भी कमी है ना, कि अगर हम ज्यादा वोट देके अगर ज्यादा मजबूत सरकार बनाते तो ज्यादा मजबूत बिल आता। तो इसको इस तरह से देखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे भी गेस्ट हैं। जैगम, अगर मेरी आवाज मिल रही है तो जैगम, मेरा सवाल यह है कि क्या वक्फ को रिलीजनल बॉडी की तरह ट्रीट किया जा रहा था? क्या कंसेप्शन है? क्या ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी नहीं है? क्या ये एक रिलीजनल बॉडी है? देखिए, पहले भी हम इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि जो वक्फ का जो बोर्ड है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर आप उसका जो है, अगर आप उसका कंपोजिशन अगर आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें मेंबर्स कौन है, उसे कौन चला रहा है, कौन रन कर रहा है। एक तो ये है कि यूपी या जो बड़े स्टेट हैं वहां पर दो बड़ी चीजें आप देखेंगे। एक तो जो वक्फ है जिनकी आमदनी 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा है, उसके जो मुतवल्ली है वो उसका एक मेंबर उसमें नॉमिनेट हो जाता है, उसका मेंबर हो जाता है ऑटोमेटिकली। और उसके अलावा सरकार के नॉमिनी होते हैं, संसद सदस्य एक जो है उधर से एक नॉमिनी होता था, और उसके अलावा विधायक गण में से नॉमिनी था। पर उसमें शर्त ये थी अभी तक कि भी मुस्लिम मेंबर होता था, वो मुस्लिम मेंबर वाली शर्त हट जाएगी तो जाहिर सी बात है उसमें सरकार का सीधा जो है वो कंट्रोल करना और ज्यादा आसान हो जाए। वक्त संपत्तियों का जो मतलब किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी पे सरकार का कंट्रोल क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, सरकार का कंट्रोल होने में कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी सरकार का कंट्रोल रहा है। सरकार के कंट्रोल के बिना तो और सारी धांधली जितनी सरकार की नजर के नीचे हुई हैं, या जितने भी घोटाले हैं, जितना जो बातें कही जा रही हैं, ये पार्लियामेंट में जो डिस्कशन हो रहा है कि होम मिनिस्टर या गृह राज्य मंत्री कह रहे हैं कि वक्त संपत्तियों पर अवैध कब्जे हैं, तो अवैध कब्जे किसके हैं? अवैध कब्जे डीएम के हैं, अवैध कब्जे कोतवालियां बनी हुई हैं, उसके ऊपर मंत्रालय के कब्जे हैं या नेताओं के कब्जे हैं, सबसे ज्यादा तो वही लोग हैं। और जो अभी रेट्रोस्पेक्टिव या जो पे जो भी डिस्कशन चल रहा था कि साहब हम एक कदम चले गए, पीछे चले गए और हमने कम वोट दिए, तो चीजें पॉलिटिकल और उसमें नजरिए से आप देखें तो बहुत सारी चीजें राजनीति करने के लिए बहुत कुछ हो सकता है। और अगर आप टेक्निकल एस्पेक्ट में अगर आप जाएंगे तो टेक्निकली तो आपको देखना पड़ेगा कि वक्त ऐसे हवा में तो आ नहीं गया। आपके पास 3 चीजें हैं भाई, आपके पास जमीन के रिकॉर्ड हैं, खतरा खतौनियां हैं, आप रेवेन्यू रिकॉर्ड, ऐसे थोड़ी है कि किसी भी संपत्ति पे जाकर कोई वोट टांग देगा। और उसके ऊपर अगर ट्राइब्यूनल का मामला है, अब आपने ट्राइब्यूनल से लेके उससे उठा के बस इतना कंट्रोल ऐसा हो गया कि डीएम के पास में चला गया। और हम बार बार ये कह रहे हैं नहीं, लेकिन डीएम वाला फैक्टर हटा दिया गया जैगम टीडीपी के प्रस्ताव के बाद। हालांकि ये प्रस्ताव जेपीसी में भी आया था, तब उस पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अब टीडीपी के प्रस्ताव के बाद हटा दिया गया है। नहीं, मंशा तो वही थी ना कि मंशा डीएम के जरिए क्या मतलब है? आप कह रहे हैं कि हम इसमें करप्शन खत्म करना चाहते हैं, और जब करप्शन खत्म करने की बात आप कर रहे हैं तो आप किसके जरिए करा रहे हैं? आप किसी से पूछिए, हम मतलब इसे हिंदू मुसलमान के बाइनरी से हटा दीजिए, आप सड़क चलते आदमी से पूछिए कि सबसे करप्ट कर्मी कौन है, तो वो बताएगा कि लेखपाल होगा, कानून का नाम लेगा, तहसीलदार का नाम लेगा। वो ऐसा तंत्र है जिसमें आके आप पूरा रिफॉर्म पिछले 70 साल में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पे बात होती है और वो गायब हो जाता है। आप एडमिनिस्ट्रेशन पे जो सिस्टम है, जो सरकार का जो तंत्र है, आज तक आप उससे रिफॉर्म लेके नहीं आएंगे। आप ग्राउंड पे जाके आप टारगेटेड या बिल्कुल इंडिविजुअल्स के ऊपर जब चले जाएंगे तो दिक्कत आएगी वहां पर। बट क्या ये ओवर एग्जैजरेशन है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बोलना कि अब हम सड़कों पर उतरने को तैयार हैं, क्या ये ओवर एग्जैजरेशन है या सचमुच कंडीशन उस तरह की है? देखो, एक जब आप डेमोक्रेसी में रहते हैं तो आपके पास हर तरीका है कि प्रेशर ग्रुप बना के या अपनी बात के लिए, या लोकतांत्रिक तरीके हैं विरोध करने के, अपनी बात को मनवाने के, अपनी बात कहने के। संसद में तो सीधी बात है, संसद में हमेशा सरकार होती है, ये इसमें कोई नंबर का गेम नहीं है कि 240 आ गया, 310 आ गया। बहुमत जिस सरकार के पास है और कोई भी पार्टी की रही, वो अपना बिल पास कराना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, हमेशा होता है, कोई ऐसा पहली बात नहीं हो रहा है। ये प्रेशर ग्रुप्स का ही है। अगर वक्त ये आप कह रहे हैं कि हम सड़क पे आएंगे या उससे, तो उनका लीगल राइट है क्या विरोध करने के लिए। अगर नहीं, लेकिन क्या वो ओवर एग्जैजरेट कर रहे हैं? सवाल जैगम ये है कि क्या वो ओवर एग्जैजरेट कर रहे हैं सिचुएशन को? नहीं, लगातार देखिए 2014 के बाद से जब एक सारे फैसले आप कुल मिला के कुछ भी करते रहिए, आप पॉलिटिकली आप कहिए कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात कर रहे हैं और आप उससे यूनिफॉर्मली अगर
इम्प्लीमेंट करेंगे ठीक है, तब तो ठीक है। ठीक है, लेकिन- ठीक है। लेकिन मैं एक जब शॉर्ट आप रिबटल दे रहा हूँ एकलव्य को, उसके बाद फिर मैं जयपाल सिंह जी के पास जाऊंगा। जगह मैं रोक रहा हूँ, एक शॉर्ट रिबटल दे रहा हूँ एकलव्य को, उसके बाद जयपाल जी के 10 सेकंड पास। लूंगा हाँ। सर। बस एक पॉइंट तो स्वप्निल जी ये था कि ये जो कलेक्टर या डीएम वाली बात है, ये भी मुझे लगता है कि सरकार ने जो मानी है बात, ये प्रेशर में मानी है। प्रेशर में मानी है। लेकिन हाँ। आप देखिए कि आज अगर मेरे और आपके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो हम कहाँ जाएंगे? जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है उसकी लैंड रेवेन्यू कोर्ट होती है, सबसे पहले हम उसी में जाते हैं। हाँ। तो जब यहाँ भी लैंड से ही रिलेटेड मैटर है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर है, तो वहां क्यों नहीं जाना चाहिए? ठीक है। और एक सेकंड पॉइंट जो एक था स्वप्निल जी, एक जो बात कही गई कि जब एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है तो उसमें ये जो बात हुई है कि अब हिंदूज भी इंक्लूड करे जाएंगे, उस पे तो क्लैरिटी दे दी ना अमित शाह ने। नहीं तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया ना अभी, जैसे आपने भी कहा ना कि सरकार का कंट्रोल क्यों नहीं होना चाहिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी पे। एक्चुअली मूट क्वेश्चन ये नहीं है स्वप्निल जी, मूट क्वेश्चन ये है कि अगर वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है तो उसका रिलीजियस नेचर क्यों होना चाहिए? उसका तो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर ही होना चाहिए ना। और एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर में रिलीजियस पर्सन को असाइन करना क्यों कंपलसरी है? एक बात अपने दर्शकों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि सदन में जो चर्चा चल रही है उसको 2 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है। और अभी चर्चा बढ़ रही है। ये कहा भी था, ये कहा भी था, अगर आपको याद हो तो किरण रिजिजू ने कल ही कह दिया था कि जरूरत पड़ी तो हम चर्चा को बढ़ा देंगे। जयपाल जी, देखिए 2 बातें हैं। अभी तक डिबेट्स में जब भी ये इशू उठ रहा था कि गैर मुस्लिमों की भागीदारी क्यों, तो बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे क्यों नहीं, और आज केंद्रीय गृह मंत्री कह रहे हैं कि गैर मुस्लिमों की भागीदारी को लेकर जो भी दावे किए जा रहे हैं वो गलत हैं। मतलब जो बीजेपी प्रवक्ताओं ने आकर मुझे स्टूडियो में बताया वो गलत है। नहीं, पहली बात तो जिस हिसाब से इसको बताया जा रहा है कि ये क्या बॉडी है, तो इसको रिलीजियस बॉडी मान रहे थे। अब ये तो तय हो गया कि रिलीजियस बॉडी नहीं है ये। अब एक वैधानिक संस्था है, तो रिलीजन का तो कोई लेना देना नहीं है। वो एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जो कि रिलीजियस एक्टिविटीज भी करवाती है, लेकिन इसको सीधा सीधा आज जो 2-3 दिन को डिबेट में मैं रहा हूं, तो सीधा सीधा इसको रामलला से जोड़ रहे हैं, राम मंदिर से जोड़ रहे हैं। कहीं दूर दूर तक लेना नहीं, सीधा सीधा प्रॉपर्टी का मामला है, सीधा सीधा प्रॉफिट का मामला है, सीधा सीधा हम कहें रेवेन्यू का मामला है। तो इसको उससे जोड़कर केवल जो विरोध कर रहे हैं, हो सकता है कि उनके जो निजी हित है वो टकरा रहे हैं वहां पे। अभी जिनका नाम ले रहे थे असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनकी 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी तेलंगाना में बता रहे हैं, जो उन्होंने वक्फ बोर्ड पे इलीगल कब्जा कर रखा है। तो उनके जो पर्सनल हित है वो जरूर कह रहे हैं ये चीज की ये धार्मिक मामला है, जबकि आज संसद की बहस के अंदर सारी चीजें क्लियर कर दी कि किसी प्रकार का रिलीजियस इसमें नहीं। लेकिन क्या कोई कंफ्यूजन है टॉप टू बॉटम? मैंने इसीलिए कहा कि गैर मुस्लिमों की भागीदारी पर मुझे प्रवक्ता कुछ और बता रहे थे और आज अमित शाह कुछ और बता रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि पहले दिन आप जिस मंशा के साथ और जिस लेवल का बिल लाए थे, आज वो थोड़ा सा माइल्ड नजर आ रहा है, तो कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ा है। पहली बात तो आज जो लोकसभा में कहा कि पूरी तरह से सेकुलर, जैसा वर्ड का यूज किया, सेकुलर इन द सेंस इसके अंदर जो बिल्कुल पिछड़े हुए मुसलमान है, बोरा है या पसमानदा है, उनका रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है उसके अंदर। जो लीगल एक्सपर्ट्स है उनका इससे रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। तो इसके अंदर गैर मुस्लिमों की मतलब ये संस्था ही नहीं है धार्मिक, तो इसके अंदर सवाल उठाना ही मैं अपने आप में कहता हूं कि सवाल ही कंट्रोडिक्ट है ये, इसलिए है ही नहीं, धार्मिक संस्था ही नहीं है ये, एक वैधानिक बॉडी है, तो उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर लोग आएंगे। माइल्ड क्यों करना पड़ा? कुछ प्रावधानों को माइल्ड क्यों करना पड़ा? माइल्ड देखो, जब पहले दिन 2014 में मोदी जी आए, सबका साथ सबका विकास नारा दिया, बहुत लोगों ने हल्ला किया, सबका साथ सबका विकास। ट्रिपल तलाक आया, वही बात हुई, सबका साथ सबका विकास लागू हुआ, सबने सराहा, आज कानून बना हुआ है। सीए आया, सबने डराया, नैरेटिव बनाया, बहुत हल्ला किया कि आपकी सदस्यता चली गई, वो नैरेटिव बनाए गए। आज भी वही लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बता दीजिए किस किस नागरिकता गई आज किसी मुसलमान की, तो वो नैरेटिव बनाने वाले लोग हैं, वो अपना होल्ला करेंगे। पर दोस्ती चुनने में कहीं तो कुछ हुआ है जिसकी वजह से आपको माइल्ड करनी पड़ी चीजें। जैसे मैं आपको बताता हूं आप रिएक्शनरी कैसे हो जाते हैं। महाराष्ट्र से समाजवादी पार्टी का एक लीडर औरंगजेब पर कुछ कहता है और उस पर आपका रिएक्शन आता है, लेकिन वही सेम बात जेडीयू का एमएलसी बोल देता है तो उस पर कोई रिएक्शन नहीं आता है। कुछ तो मजबूरियां होती है ना राजनीतिक, जयपाल जी। देखिए, जेपीसी में ये बिल गया है, ये उसी समय तय हो गया। जेपीसी में जो सुझाव आए, अमेंडमेंट को लेके जो सुझाव आए, सजेशन आए, जो पार्टी के आए, सहयोगियों के भी आए, पहले भी ऐसा नहीं है, पहले भी सुना गया, ऐसा नहीं मोदी जी जब 300+ थे तब भी बिलों पे सुना गया, ऐसा नहीं सुना नहीं गया है। तब तक कोई बिल जेपीसी में गया भी नहीं था। हाँ, जेपीसी में नहीं गया, 240 में आप पहली बार जेपीसी में गए हैं, ये तो डिफरेंस आया है बीजेपी में ना। देखिए आप, इसी बिल में 25 राज्यों का सुझाव मिले, इसके अंदर 25 स्टेट,
ठीक है। और 284 डेलीगेट्स से बात हुई है, तो कितना बड़ा एक व्यापक चर्चा तो हुई, इसमें तो कोई शक नहीं ठीक है। अब केवल सदस्यों की माननी है, थोड़ी देर में वही आता मान हूं, मैं एक सकते बार हैं। प्रियदर्शी जी को भी डिबेट में शामिल कर लूं। प्रियदर्शी जी, मैं आज पूरी चर्चा के दौरान जो एक बात मेरे को बार बार परेशान कर रही थी वो ये कि राहुल गांधी की शिकायत दूर होने का आज मौका था कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन राहुल ने तय किया कि मैं नहीं बोलूंगा। बोलना चाहिए था ना, मतलब अखिलेश यादव भी बोले, वो जो बोलना चाहते थे वो स्मार्टली अपनी स्पीच में रख सकते थे, उन्होंने नहीं रखा। जबकि मैं इंटरेस्टेड था कि इस मसले पर एलओपी कुछ बोलेगा। मैं राहुल गांधी को कांग्रेस सांसद से पहले एलओपी के तौर पे देख रहा था। ये बड़ा चौंकाने वाला रहा मेरे लिए। इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रणनीति? बीजेपी के लिए भी बड़ा झटका है। देखिए, देश में जिस तरीके के हालात हैं वो 2014 से सारी दुनिया के सामने है। हाँ, आज ये बहुमत में है, ये बहुमत में है, पहले से ये तय करके बैठते हैं। इसका जीवंत उदाहरण आप देख लीजिए कि जेपीसी के अंदर जो मेंबरान थे, नसीर हुसैन साहब ने तो सार्वजनिक तौर पर साफ कहा कि जो प्रस्तावित ड्राफ्ट है उसके अंदर जो मेरे ऑब्जेक्शन थे उनको डिलीट किया गया, और इन्होंने वो रिपोर्ट ही प्रारंभिक तौर पे इस तरीके की बनाई जो एक तरीके से इनके फेवर का माहौल लेकिन तैयार उन्होंने करती है। एनेक्चर तो पढ़ा ही नहीं था ना। देखिए, एनेक्चर की सबसे बड़ी चीज है ये, वो प्राइमरी चीज है। सबसे मेन सेकेंडरी बात ये थी जो फाइनलाइज ये करती है कि मेरे ऑब्जेक्शन क्या है, मेरे ऑब्जेक्शन क्या है, मेरे को आपने मेंबर, मेरे सुझाव क्या है, मेरे ऑब्जेक्शन के साथ साथ में मेरे सुझाव क्या है, मेरी सजेशन क्या है। आपने उनको अपने मन मुताबिक डिलीट करके पूछे बिना उसको अपलोड कर दिया और उसको सार्वजनिक भी किया। तो इससे इनकी मंशा क्लियर हो गई कि किस तरीके से इसमें तुष्टिकरण की नीति लेकिन चलाएंगे। मेरा सवाल अब दूसरा आप था प्रियदर्शी भाई। देखिए, कांग्रेस का वक्फ बिल पर क्या स्टैंड है वो तो हम जान ही रहे हैं ना पिछले 4-5 दिनों से। इसके अलावा कौन सा टॉपिक है जो आज चर्चाओं में रहा है? लेकिन मैं ये कह रहा हूं, राहुल गांधी आज पहली बार लोकसभा में शाम को 6:05 पर नजर आए। आप समझिए मेरी बात को। और आज उनके पास बोलने का मौका था, किसी रणनीति के तहत वो नहीं बोल रहे हैं। वो रणनीति क्या है? सॉफ्ट हिंदुत्व? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी हाँ? बात को बिल्कुल क्लियर करता हूं। सॉफ्ट हिंदुत्व पे आपने हाँ बोला, बोलने नहीं दिया जाए। देखिए, जिस बात पे उन्होंने ये बोला था कि मुझे बोलना नहीं दिया जाता, उसका तात्पर्य ये था जब सभापति महोदय ने उनकी तरफ टारगेट करके उनकी इंगित करके कुछ बोला तो उसका जवाब सुनने के लिए उनको वहां रुकना चाहिए था। उन्होंने सदन को स्थगित कर दिया। ठीक है, आज राहुल ने क्यों नहीं बोला? आज तो खुला मौका था ना। आज की बात ठीक है, आज पूरा मौका था ना, तो उसमें आप सुनिए। कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने बोला है, इमरान मसूद साहब ने बहुत बोल रखा है, सारी चीजें। पर ये दोनों एलओपी नहीं है सर, क्लियर है। ये दोनों एलओपी नहीं है। नहीं, ठीक है, ठीक है, एलओपी नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस का स्टैंड है वो क्लियर है। जैसे आपने भी कहा कि कांग्रेस का स्टैंड 5 दिनों से आपको पता है, हम इस तो आईएनडीआईए को अब समाजवादी पार्टी लीड कर रही है, विभाजनकारी है। क्या आईएनडीआईए को अब समाजवादी पार्टी लीड कर रही है? क्योंकि लीड पे तो आज अखिलेश यादव रहे हैं। नहीं, ऐसा कतई नहीं है। उन्होंने अपनी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन किया है, उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से बोला है। उन्होंने, वो सदन के नेता नहीं है, वो सदन के नेता नहीं है, तो कुछ बोला ही नहीं है वो नहीं। तो ठीक है, देखिए ना, उसके पार्टी की तरफ से अधिकृत करा जिनको उन्होंने बोला है। ठीक है, मैं एक राउंड और लूंगा सवालों का, मैं एक राउंड और लूंगा सवालों का। अगर ये लाइव चल रहा है तो 2 पल के लिए लाइव दिखाइए, दिखाइए। अभी तो जिनको मौका नहीं मिला उनको। नहीं, मेरे ख्याल से असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे थे। मुझे लगा कि डिबेट आगे बढ़े उससे पहले इनको सुना जाए एक बार। एक एमपी टाइम शुरू होने से ஒட்டுமொத்த தேசத்திற்கு எதிரானது नहीं, चलिए, उनका தேச समय चला ஒற்றுமைக்கும் गया। मतलब उनका जब समय खत्म हुआ तो मेरा उस पर ध्यान गया, नहीं तो मैं उसको बड़ा जरूर एक सुनवाता। दुर्भाग्य का विषय है कि एक एमपी हैं तो शायद टाइम शुरू होने से पहले खत्म हो गया होगा ओवैसी जी का। परंतु स्वप्निल जी, एक बात कहना चाह रहा था। 2 मिनट। अच्छा ठीक है, शॉर्ट में बोलिए। हाँ। देखिए, एक तो ये बात थी स्वप्निल जी की, जो माननीय भाजपा के प्रवक्ता हैं उन्होंने एक बात कही कि जो सीए था वो लेके आए, 370 है वो लेके आए, और बस एक नैरेटिव खड़ा किया जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि नैरेटिव्स भी वर्क करते हैं। जब भाजपा की 300 से ऊपर की भी जब सरकार थी ना, उस समय विपक्ष ने जो 3 फार्म लॉज के अगेंस्ट जो नैरेटिव खड़ा करा, इनको रोल बैक करना पड़ा। ये एक सच्चाई है जिसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और आज तो 240 सीट पे हैं, जिसपे वो 2 ऐसे सहयोगियों के साथ खड़े हुए हैं
जिसमें कि उनके जो इलेक्टोरल मतलब मोटिव्स होते हैं उनकी भी उनको रिस्पेक्ट करके साथ में चलना पड़ेगा। तो नैरेटिव के वजह से ही जो चेंजेस हुए हैं वो करने पड़े हैं। हाँ बिल्कुल। सेकंड, एक बिहार को बजट देने के बाद, बिल्कुल, दो बार और बिहार को बजट देने के बाद भी अगर आप उनको अपने स्टैंड पर नहीं ला पाए 100%। और एक छोटा सा पॉइंट और स्वप्निल जी, कि ये जो एक और जो बात होती है ना कि जो डाउन ट्रोडन मुस्लिम्स हैं या पासमानदा हैं उनको इंक्लूड करना है और ये करना है, मैं समझता हूं कि विपक्ष तो इस चीज को मतलब यहां पे बात सिर्फ इस्लाम की करता है वो, और वो इस नैरेटिव को क्रिएट करने में मैं मानता हूं पर्सनली सक्सेसफुल रहा है, और इसीलिए कुछ चीजों पे भाजपा को या मतलब एनडीए सरकार को बैक मतलब नैरेटिव बना तो थोड़ा नैरेटिव बनाने में सक्सेस रहा। ठीक है, और एक ठीक है। माननीय राहुल गांधी जी के बारे में जो आपने बात कही कि वो क्यों नहीं बोले, देखिए ये अच्छी बात है। यदि अगर वो समझ रहे हैं कि संसद के पटल पे खड़े होके उनके बोलने से उन्हीं की पार्टी को नुकसान होता है तो वो दूसरों को मौका दे रहे हैं, तो अच्छी बात है, इसकी सराहना स्मार्ट होनी हुए हैं। चाहिए। मेरे को बल्कि इसमें मुझे इसमें एक रणनीति ये नजर आती है, जैसा कि भाई आप आगे बढ़कर पहले इस इशू पर मोर्चा संभालो। सॉफ्ट हिंदुत्व वाला जो केस चल रहा था शायद उसे कंटिन्यू किया जा रहा है, लेकिन इसके पॉलिटिकल रिपरकशंस क्या हैं? इसके पॉलिटिकल रिपरकशंस जैगम मैं आपसे समझना चाहता हूं। जितने भी एनडीए के सहयोगी हैं और जितने भी ये आईएनडीआईए के सहयोगी हैं, उन सबके अपने अपने वजूद हैं, उन सबके अपने अपने एग्जिस्टेंस का रीजन है। जो भी मतदान होगा जिस भी तरीके से होगा, मुझे नहीं पता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से होगा या फिर ध्वनि मत से होगा, फाइनल मोमेंट पे क्या डिसीजन होता है, हो सकता है उस पीरियड में भी हमें एक हंगामा देखने को मिले। मैं ये पूछ रहा हूं कि इसके पॉलिटिकल रिपरकशंस क्या हैं? मैं नैरेटिव से ही शुरू करता हूं। जब ये बात चल रही थी सारा गेम नैरेटिव का है। असल में है क्या कि आप कह रहे थे कि भाई इतना ज्यादा एजिटेट क्यों हो गया, कैसा हो गया, या किस तरीके से नैरेटिव सेट होते हैं। आपने एक महाराष्ट्र के एमपी का नाम लिया, हैदराबाद के एमपी का बार बार नाम आता है। आप एक बार बयान दीजिए, दो बार फिर उसका विरोध कराइए, फिर उस वीडियो को जो है व्हाट्सएप पे घुमाते रहिए, और बिल में चाहे कुछ भी हो। 370 के साथ भी यही हुआ। 370A, 370B, 370C का इतना कंफ्यूजन लोगों में आज तक है। उन्हें लग रहा था कि 370 हट जाएगी तो पता नहीं वहां कौन सी क्रांति आ जाएगी। अभी अगर आप उसे ठीक से पढ़ेंगे क्या हटा क्या नहीं हटा, क्योंकि आम आदमी, लेकिन इसका काउंटर भी तो है, जो अपोज करने वाले कह रहे थे वो लाल हो जाएगा, वो लाल भी तो नहीं हुआ। नहीं, आम आदमी इतने टेक्निकलिटीज में नहीं जाता है। जो लाल करने वाले तो नहीं पता है कि जो 370 हटी क्या हटा और उसमें क्या नहीं हटा। उन्हें टेक्निकली बस एक स्टेटहुड उनका चला गया, और उन्हें मालूम है कि दोबारा संघर्ष करेंगे तो स्टेटहुड उनका वापस आ जाएगा। और 370 के बहाने वहां पर जो नुकसान हो रहा था, वो नुकसान ये भी था कि जो पॉलिटिकल क्लास है उसमें खाली मुस्लिम्स नहीं है। कश्मीर का जो आप देखिएगा रॉ से लेके और जो मिलिट्री का जो नॉन ऑडिटेड फंड्स है उसका कोई हिसाब किताब नहीं सर, आज भी कोई हिसाब किताब नहीं। कहाँ जा रहा है, किस पे जा रहा है, हुर्रियत को क्यों पैसा जाता है। और बाद में बातें आती है कि हुर्रियत के नेताजी को फला को जो है वो वाजपेयी जी पढ़ा रहे हैं, मनमोहन सिंह जी पैसा दे रहे हैं। ये पॉलिटिकल गिमिक्स होते हैं इस तरह के कि आम आदमी को क्या समझाया जाता है, डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है। इसमें अगर आप टेक्निकली अगर आप दोबारा पढ़ के देखेंगे तो बहुत सारे फर्क आपको नजर आएंगे। ठीक है, सीए एनआरसी वाले मसले में भी ये था कि नागरिकता छीन ली जाएगी, उसमें ये नहीं बताया जाएगा कि नागरिकता देखे किस तरीके से डेमोग्राफी बदलने की बात है। लेकिन जगन भाई देखिए, जगन भाई मैं क्या कह रहा हूं कि मैं पॉलिटिकल रिपरकशंस की बात इस तरीके से कर रहा हूं कि बात सुन लीजिए, मैं नैरेटिव की बात कर रहा हूँ। सीए में किसी की नागरिकता नहीं गई, लेकिन सीए के बहाने आप जाके देखिएगा, अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से लोग कैद पे पड़े हुए हैं इतने दिन से अपनी नागरिकता साबित करने के लिए, उनका नंबर आप देखेंगे, आप हम जाइए, आप बंगाल जाइए, आपको खाली मुस्लिम्स नहीं है। अनवरा तैमूर फॉर्मर सीएम थी, उन्हें अपना जो है वो अपनी राष्ट्रीयता साबित नहीं कर पाई, वो मर गई बेचारी इसी बीच में। उनको आपने डी वोटर में डाल दिया और आपने उनको उठा के जो है एक डिटेंशन सेंटर आपने दिखा दिए लोगों को वहाँ बहुत सारे। तो ये सब चीजें नैरेटिव सेट होते हैं, और नैरेटिव जाहिर सी बात है, बिहार का यूपी का इलेक्शन आ रहा है, ये जो बिल आया था यहाँ के वोटर को सफाइज करने के लिए और वहाँ के वोटर की जो भावना है उसे उद्वेलित करने के लिए एक बिल आया, और उस बिल पे जो उसका इफेक्ट होना था, मतलब व्हाट्सएप के जरिए, टेलीविजन के जरिए, चर्चाओं के जरिए, आपके दंगल आपके मंगल, आप टेलीविजन पे बैठ के शाम को 1 घंटा डिबेट करके जो एक माहौल बना देते, उसके जरिए जो माहौल बनना तो बन चुका। अब कानून में क्या है वो सब लोगों को कोई लेना देना नहीं है। वो वोट डालने जाएंगे, उन्हें पता है कि हाँ वक्त पे कोई बिल आ गया है और बिल पास हो गया है, उन्हें लगेगा कि मेरे अधिकार छिन गए, उन्हें लगेगा मेरे अधिकार मिल गए। कश्मीर में कितने लोगों ने प्लॉट ले लिया, कोई नंबर नहीं है। वक्त के बाद लोकसभा में बड़ा चौंकाने वाला नंबर दिया गया था,
जिससे उसके सक्सेस रेट को अगर नापने चले तो सक्सेस रेट नजर नहीं आती। लेकिन प्रियदर्शी जी, मैं आपसे भी पूछना चाह रहा हूं, अभी अब से लगभग 1.25 घंटे 1.5 घंटे के बाद मतदान की स्थिति आएगी। कांग्रेस ने कोई तो रणनीति तैयार करके रखी है, क्या करेंगे, वॉकआउट कर जाएंगे क्योंकि राज्यसभा में भी फेस करना है, क्या रणनीति कांग्रेस ने तय की है? देखिए, नंबर गेम तो आज की तारीख में भाजपा के पास है, हाँ, लेकिन मजबूत विरोध प्रदर्शन करके साथ साथ में देश में जो कांग्रेस पार्टी जो मैसेज देना चाहती है वो मैसेज दे चुके हैं। और संभवतः इसके संदर्भ में कोई आधिकारिक तौर पे मैं नहीं कह सकता, लेकिन वॉकआउट जैसी स्थिति बन सकती है। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस शायद वॉकआउट की स्थिति ले, लेकिन पसंद भी शायद ये करेगी कि अगर वोटिंग हो ही रही है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो, ताकि हम अपने समर्थक और उनके समर्थक तो भाप ही लें। लेकिन प्रियदर्शी जी, एक सवाल और, क्या वक्फ के खिलाफ एक भी प्रदर्शन या सड़क वाला आंदोलन कांग्रेस ने किया है क्या? क्योंकि मेरी नजर से चूक गया। ऐसा कतई नहीं है। पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के द्वारा आधिकारिक तौर पर जिला स्तर पर प्रदर्शन हुए हैं। ठीक है, विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। ठीक है, बिल्कुल। और इसके संदर्भ में आधिकारिक अधिसूचना अध्यक्षों के द्वारा दी गई है कि आपको इस तारीख को ये प्रोग्राम करना है। प्रोग्राम किए, विरोध प्रदर्शन किए हैं कलेक्ट्रेट के ऊपर और सरकार के नाम पर मैसेज। ठीक है जयपाल जी, अब देखिए क्या है, जो भी होगा ना उसके पॉलिटिकल मीनिंग्स, उसके मायने निकाले जाएंगे। एक मायना तो ये निकल गया कि जेडीयू टीडीपी की वजह से आप मतलब जितनी स्पीड में आपको चलना चाहिए था उस स्पीड में नहीं चल पाए। दूसरा यह है कि टीडीपी के भी जो सुझाव आए उनमें से कुछ तो वही सुझाव थे जो कि जेपीसी में खारिज कर दिए गए थे, क्योंकि वो सुझाव दूसरे तरफ से आए थे। ये एक पॉजिटिव मैसेज नहीं देता है। इस बिल को पास कराने के बाद बीजेपी को क्या हासिल हो रहा है? देखिए, हासिल का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जो एक पार्टी 70 साल से केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रही थी, एक वोट, खास वोट बैंक को केवल वोट लेकर के उसका तुष्टीकरण कर रहे थे, न उनकी एजुकेशन, न उनका हेल्थ, न उनका वेलफेयर का कोई काम कर रहे थे, केवल वोट ले रहे थे। हमने कहा सबका साथ सबका विकास। मुसलमान, जो पिछड़े मुसलमान हैं, जो गरीब मुसलमान हैं, देश की मुख्य धारा में आए। आपको लगता है इस बिल से आप मुसलमानों का दिल जीत चुके हैं? सवाल दिल का नहीं है, सवाल सबका साथ सबके विकास का है। भारतीय जनता पार्टी का ये नारा था, माननीय मोदी जी का ये नारा था, उसके साथ है, उसकी दिशा में ये पहला नहीं दूसरा तीसरा कदम है। तो फिर एक छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मुझे समझाइएगा। ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसने ये अनाउंस कर दिया है कि अब हम प्रदर्शन करेंगे अगर ये पास हो गया तो मतलब फिर उसको तो देशद्रोह की श्रेणी में रखकर उनको प्रदर्शन से रोका जाना चाहिए। देखिए स्वप्निल भाई, प्रदर्शन सीए के खिलाफ भी हुए हैं, एनआरसी के खिलाफ भी है, शाहीन बाग भी हुआ है, 2-2 साल तक लोग बैठे रहे हैं। इसलिए पहले दिन से हम कमिटेड हैं कि बिल आएगा। दूध के जले हैं ना, आप छाछ फूकिए ना, प्रदर्शन रोक दीजिए। हाँ, प्रदर्शन चल रहा है, वो करें, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, कहीं भी करें, असदुद्दीन ओवैसी जी करें, दूसरे लोग करें। लेकिन मुख्य वजह है कि जो देश के जो मुसलमान हैं वो इस बिल के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि उनका अपीजमेंट हुआ है, उनका तुष्टीकरण हुआ है। और ये बिल उनको अधिकार देता है कि यदि वक्फ बोर्ड पे यदि स्कूल बने, यदि वहां पे कॉलेज बने, तो उनसे फायदा नहीं हो रहा है, उनको हॉस्पिटल बने, उनका इलाज नहीं होगा। तो ये चीजें यदि ये बिल सुरक्षित करता है तो देश के मुसलमान इस बिल के साथ खड़े हैं। ठीक है, पॉलिटिकल जिस पर मैं था, एक छोटा सा कमेंट एकलव्य, फिर मैं इस डिबेट को खत्म करूंगा। फाइनल कमेंट मेरा तो यही है कि इसमें, इस बिल में थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन ये एक स्टेपिंग स्टोन है। और मैं कहता हूँ कि इसमें जो अंडरलाइंग मैसेज है वो ये है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकसभा में चर्चा जारी है, आइए उसी को देखते हैं।